जय हिंद। अध्याय 15 संकेतों से जुड़े सत्य। अभिनय सीखने के लिए किताबी नियमों की नहीं, सामान्य ज्ञान और भावों को ध्यान से समझने की जरूरत होती है। व्यक्ति के भाव अंतर मन को उजागर करते हैं। ये केवल एक प्रभाव है, मानसिक और भावनात्मक स्थिति को शारीरिक तौर पर व्यक्त करने का एक तरीका। इसे समझने की प्रक्रिया गलत सिरे से नहीं शुरू करनी चाहिए। यदि आप इशारे करने के तरीकों या भाषा में संकेतों के अभाव से परेशान हैं, तो प्रभाव की जगह कारण को समझने की कोशिश कीजिए। व्याख्यान के दौरान इस्तेमाल किए गए बनावटी इशारे भाषण में प्रभाव डालने का काम नहीं कर सकते। यदि आंगन में खड़ा पेड़ उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें समय समय पर खाद पानी डालें और रोशनी की रुकावट को दूर करें। पेड़ की सेहत सुधारने के लिए कुछ शाखों को काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि पानी का कुंड खाली है, तो बारिश का इंतजार कीजिए या फिर जरूरत पूरी करने के लिए कुआं खोदिए। जाहिर है, सूखे कुंड में पंप लगाने से तो कुछ नहीं होने वाला। जिस वक्ता की भावना और विचार पहाड़ी झरनों की तरह स्वतंत्र होते हैं, उन्हें भाव व्यक्त करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे लोगों की भावना खुद ब खुद जाहिर हो जाती है। विषय में डूबकर नाटकीय भावना व्यक्त करने वाले कलाकार को अभिनय के नियम याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाव अंतर मन से पैदा होने चाहिए। जबरदस्ती पैदा किए गए भाव बनावटी लगते हैं। लकड़ी का घोड़ा बच्चों के दिल को बहला सकता है, लेकिन रास्ता तय करने के लिए असली घोड़े की ही जरूरत पड़ती है। किसी विषय से संबंधित निश्चित नियम तैयार नहीं किए जा सकते, बल्कि ऐसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। भाषण माहौल, वक्ता के स्वभाव और दर्शकों के मिजाज के मुताबिक होना चाहिए। 6 का गुणा 7 से करना हो तो परिणाम अंदाजे के मुताबिक हो सकता है, लेकिन भाषण के दौरान वक्ता किस विचार पर कैसा भाव प्रस्तुत करेगा, इसका ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। भाषण के बीच में वक्ता कई बार दोनों हथेलियों की अपनी पहली उंगलियों को छोड़कर बाकी उंगलियों की मुट्ठी बना लेता है और पहली उंगली को मिलाकर दर्शकों की तरफ ऐसे संकेत करता है जैसे विचारों की बौछार कर रहा हो। बहुत से वक्ता हथेली पर मुट्ठी की ताल देते हुए विचार पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। वहीं ब्रायन अहम विचारों को प्रस्तुत करने के दौरान ताली मारने के बाद सीधे हाथ को ऊपर उठाने के आदी है। ग्लैडस्टोन विचारों को बल देने के लिए सामने रखी मेज पर जोर से मुक्का मारता है। इस प्रकार वक्ता के अंदाज के बारे में कुछ अटकलें जरूर लगाई जा सकती हैं, लेकिन यह तय नहीं किया जा सकता कि भविष्य में वक्ता किस अंदाज को विकसित कर ले। इस विषय को ज्यादा स्पष्टता के साथ समझने के लिए कुछ सुझावों पर ध्यान देना आवश्यक है। दर्शकों का ध्यान आकर्षित न कर पाने वाला अंदाज व्यर्थ होता है। विचारों को मजबूती देने और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में संकेतों और अंदाज की अहम भूमिका होती है। विचारों के माध्यम से दिए जाने वाले संदेश को बलपूर्वक व्याख्यान, संकेतों के जरिए प्रस्तुतिकरण, स्वर में बदलाव, चेहरे के हाव भाव और सिर, हाथ या पैर को झटका देकर इस उद्देश्य को हासिल किया जा सकता है। भाषण के दौरान शरीर की मुद्रा बदलना भी प्रभावशाली अंदाज माना जाता है। यदि सड़क पर टहलते समय लोगों का ध्यान आपकी चाल की ओर आकर्षित होता है, तो जाहिर है कि आपके व्यक्तित्व के मुकाबले चलने का ढंग लोगों पर ज्यादा असर डाल रहा है। अतः चाल में बदलाव की आवश्यकता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे वक्ता को सुना है जिसके विचार चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन बोलने का अंदाज वशीभूत करने योग्य हो? ऐसा संभव नहीं है। दरअसल बनावटी अंदाज से कमजोर विचारों को आकर्षित नहीं बनाया जा सकता। अंतर मन से उत्पन्न विचारों का भाव संदेश में छुपी सच्चाई और गहराई को प्रदर्शित करता है। इन दोनों के मिश्रण से सत्यता प्रमाणित होती है। भाषण के बनावटी अंदाज के अभ्यास और अभिनय करने के प्रयास से दर्शकों को खोखलेपन का एहसास होने लगता है। अलग अंदाज या नजाकत से चलने के लिए सरस या फैशन शो का आयोजन किया जाता है। सामान्य तौर पर नजाकत से चलना खलता है। हाथ पैरों को थिरकाने के लिए नाचने के मंच तैयार किए जाते हैं।
बिना वजह हाथ पैर थिरकाना अच्छा नहीं लगता। बिना किसी मौके के नजाकत और दक्षता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। याद रखें कि आपके जूते, उच्चारण का तरीका और अंदाज लोगों का बेवजह ध्यान खींच रहे हैं तो कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। यदि भाषण के दौरान वक्ता ने प्रभावशाली भाव प्रकट किए हैं तो दर्शक जरूर कहेंगे, क्या शानदार तरीके से बयान किया है, बात एकदम ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इनके विचारों का समर्थन करता हूं। भाव महत्व के मुताबिक होने चाहिए। मंजे हुए कलाकार और वक्ता को पहले से मालूम नहीं होता कि वो किस विचार पर कैसा भाव और अंदाज अपनाएगा। भाषण के दौरान आज प्रस्तुत किए गए भाव अगले भाषण में बिल्कुल अलग हो सकते हैं। दरअसल मंजे हुए कलाकारों और वक्ताओं के भाव दिन के मिजाज पर आधारित होते हैं। इसमें आवेग और बुद्धिमानी की भी अहम भूमिका होती है। बुद्धिमानी शब्द पर विशेष ध्यान दें। प्रकृति भी हर बार एक जैसा सूर्योदय और बर्फ की चादरें नहीं बिछाती। इसी प्रकार एक निपुण वक्ता हर बार एक जैसा अंदाज और भाव पेश नहीं करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंदाज और भाव के बारे में सोचा ही न जाए। यदि ऐसा होता तो इस अध्याय की आवश्यकता ही क्या होती। जब कमांडर टुकड़ी के किसी जवान की ओर इशारा करके उसे एक कदम आने को कहता है तो कमांडर की मंशा केवल उसी जवान को नसीहत देने की होती है। इसी प्रकार सर्वजन के समक्ष बोलने की कला सीखने वाले व्यक्ति को सभी आवश्यक प्रतिभाओं का आकलन करते रहना चाहिए। यदि किसी एक प्रतिभा को विकसित करने में ज्यादा कठिनाई हो रही है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अभ्यास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भाषण देने की कला से संबंधित सभी सिद्धांतों को याद कीजिए। पहचानिए कि किस मौके पर भाषण में नीरसता, व्यर्थता, भद्दापन जैसे खोट महसूस हो रहे हैं। इन कमियों को दूर करने का निरंतर प्रयास कीजिए। एक कमी दोबारा न दोहराने का प्रयास कीजिए। आत्मचेतन और स्वयं की चेतना को समझना अलग अलग मुद्दे हैं। ये वक्ता के विवेक पर आधारित होता है कि भाषण के दौरान स्वाभाविक अंदाज और भाव कैसे विकसित किए जाएं और किस प्रकार अभ्यास के लिए समय निकाला जाए। हर असाधारण कलाकार और वक्ता ध्यान से अनुसरण करता है, सीखता है और अभ्यास करता है। साथ ही भाव में स्वाभाविकता लाने के लिए निरंतर जी तोड़ मेहनत करता है। यह अभ्यास तभी सफल माना जाता है जब अभिनय करते वक्त भाव स्वाभाविक हो जाएं और बोलते वक्त सही उच्चारण के लिए सोचना न पड़े। मंच पर अभिनय करने वाले कलाकार और भाषण देने वाले वक्ता में एक ही भाव को कई तरह से व्यक्त करने का गुण होना चाहिए। दरअसल भावों को व्यक्त करने के भिन्न तरीकों की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए भाव व्यक्त करने की सूची तैयार करने से अच्छा है स्वाभाविक रूप से भाव पैदा करने की कला का निरंतर अभ्यास किया जाए। इस कला में निपुण होने के लिए निरंतर अभ्यास की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। भाव में एक रूपता नहीं होनी चाहिए। भुना मांस बहुत स्वादिष्ट व्यंजन हो सकता है, लेकिन इसे सुबह शाम खाने का जरूरी हिस्सा बना लेना संभव नहीं है। एक ही तरह के भोजन से व्यक्ति बहुत जल्दी उकता जाता है। इसी प्रकार एक जैसे भाव दर्शकों में ऊब पैदा करते हैं। भावों में विविधता लाने की कोशिश कीजिए। एक रूपता से सुंदरता और आकर्षण फीका पड़ने लगता है। भाषण के बीच की महत्वहीन कड़ी कमजोरी को जन्म देती है। बेचैनी भी एक भाव है। बेचैनी जैसे कई निरर्थक भाव दर्शकों का मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। किसी राष्ट्रीय नेता के भाषण के दौरान यदि दरबान खिड़कियां बंद करने लगे तो जाहिर तौर पर उसकी ओर ध्यान आकर्षित होगा। मंच के कोने में खड़ा गायक समूह यदि गाते वक्त कुछ विशेष अदाओं का इस्तेमाल करता है तो दर्शक का ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है। गुफाओं में रहने वाले हमारे पूर्वज किसी चलती रेंगती चीज को एक खतरे के समान मानते थे। इस आदत को हम आज तक नहीं भुला सके हैं। विज्ञापन करने वाली कंपनियां आज भी शहरों में तेज रोशनी की किरण घुमाकर इस विधि का इस्तेमाल करती हैं। इसी प्रकार एक बुद्धिमान वक्ता प्रभावशाली इशारों की हलचल से एक ओर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है, वहीं व्यर्थ इशारों को छुपाकर नकारात्मक प्रभाव पर काबू पाता है।
इशारों का इस्तेमाल या तो भाव के साथ होना चाहिए या भाव से पहले, भाव के बाद नहीं। लेडी मैकबेथ ने कहा था, आपकी आंखों, बाहों और शब्दों में स्वागत का भाव छलकना चाहिए। इसके उलट भाव पैदा करने से हास्य की उत्पत्ति होती है। कहिए उधर वो गया, अपने शब्दों को खत्म करने के बाद जाने वाले की ओर इशारा कीजिए, जाहिर तौर पर हास्य का भाव पैदा होगा। छोटे और झटकेदार इशारों से बचिए। कुछ वक्ता उन बैरों की तरह व्यवहार करते नजर आते हैं जो बख्शीश लेने में कामयाब न रहे हों। इशारे करते वक्त कंधे से जोर लगाएं, न कि कोहनी से। ऐसा करने से गति में सरलता और सहजता महसूस होगी। लेकिन इशारों को बहुत धीमी गति से भी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वक्ता ध्यान मग्न प्रतीत होगा, जैसे ईश्वर में लीन हो। एक मामूली सटीक बल भाव में जान डाल सकता है। इस प्रभाव को हासिल करने में बनावटी भाव कारगर सिद्ध नहीं होते। हालांकि दर्शकों को भाव में खोट की वजह का पता नहीं लग पाएगा, लेकिन फिर भी कमी जरूर महसूस होगी। चेहरे के भावों का महत्व। कभी फिल्म के पोस्टर पर कलाकारों के भावों को ध्यान से देखा है? समूह गान गाने वाली लड़कियों के उस समूह पर गौर से ध्यान दिया है जिन्हें डर का भाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाते हैं? इनका भाव इतना बनावटी होता है कि हंसी आने लगती है। इसी प्रकार किसी प्रसिद्ध कलाकार के डर दर्शाने वाले भावों पर ध्यान दीजिए। कलाकार का चेहरा उतरा हुआ होगा, भवें तनी हुई होंगी, शरीर सिमटा हुआ होगा और आंखों में खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ऐसा अभिनय करते वक्त कलाकार वास्तव में भयभीत होने की कल्पना करता है। चेहरे की मांसपेशियों से उत्पन्न भाव हाथों के इशारों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। घोड़ा गाड़ी दौड़ाने में हाथों का जबरदस्त इस्तेमाल और चीख चिल्लाहट दर्शाने के मुकाबले उदासी से भरा भाव दर्शाना ज्यादा मुश्किल होता है। आंखों को दिल का रोशनदान माना जाता है। आंखों की चमक के साथ विचारों को भी चमक मिलती है। जरूरत से ज्यादा इशारों का इस्तेमाल न करें। हकीकत है कि जीवन के उदास लम्हों में इशारों का खास इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मृत्यु के बाद शोक सभा में मिलने वाले करीबियों, संबंधियों और दोस्तों से बिना किसी भाव के मिला जाता है। ऐसे मौकों पर हाथ मिलाना, गले लगना और उत्साह दिखाना अच्छा नहीं लगता। ऐसे मौकों पर व्यक्ति शांत और विचारों में खोया प्रतीत होता है। जोर से हाथ झटकने और चिल्लाने वाले व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखें, गुस्से से लाल आंख और दमकते चेहरे वाला गंभीर व्यक्ति एक ही वार में ढेर कर सकता है। बात का बतंगड़ बनाने में कोई आकर्षण नहीं होता। इन प्राकृतिक सिद्धांतों पर ध्यान दें और अभ्यास करें। शारीरिक मुद्रा। दर्शकों के समक्ष वक्ता का शारीरिक अंदाज हाव भाव से प्रस्तुत किया जाता है। हाव भाव की कला का वास्ता किताबी नियमों से नहीं, बल्कि भाषण के स्वभाव और मौके की नजाकत से होता है। सभासद लॉ फैलेट पैर के अगले हिस्से के बल 3 घंटों तक खड़े रहे, फिर थोड़ा सा झुककर बालों में हाथ फिराते हुए संगठन की जोर जोर से भर्त्सना करने लगे। ये बेहद प्रभावशाली अंदाज था। लेकिन यदि इस अंदाज का इस्तेमाल सड़क बनाने वाली नई मशीन की तारीफ में किया जाए तो ये यकीनन बेहद भद्दा लगेगा। भड़काऊ और आक्रामक बात कहते वक्त भाव जटिल हो जाते हैं। मुट्ठी खिंच जाती है और शरीर का भार किसी एक पैर पर पहुंच जाता है। किसी ज्वलंत राजनीतिक वाद विवाद में या सड़क पर झड़प के दौरान व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं देता कि शरीर का भार कौन से पैर पर है। शांत एवं सहज संदेश देते वक्त आमतौर पर शरीर का भार पिछले पैर पर होता है, लेकिन इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, नहीं ध्यान देना चाहिए। यह स्वाभाविक हरकत है। भाषण देते वक्त सैनिक की तरह एड़ियों को आसपास रखकर सावधान की मुद्रा में खड़ा नहीं होना चाहिए। वहीं ट्रैफिक हवलदार की तरह पैर फैलाकर भी खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। खड़े होने का अंदाज स्वाभाविक और सामान्य होना चाहिए। यहां एक सावधानी बरतने की जरूरत है। हमने आपको सलाह दी है कि भाषण देते वक्त मुद्रा और अंदाज स्वाभाविक होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद का अंदाज विकसित करने पर ध्यान ही न दिया जाए और अभ्यास की महत्ता को नजरअंदाज कर दिया जाए।
मजबूत मांसपेशियों वाले हाथ को हल्की कसरतों से लचीला बनाया जा सकता है। शरीर में लचीलेपन से सहज अंदाज विकसित होता है, जबकि जटिल शरीर कड़े व्यक्तित्व का एहसास कराता है। धंसे हुए सीने वाला व्यक्ति कमजोर नजर आता है। इसके विपरीत सुडौल कंधे, बाहर की ओर उभरा सीना और तनी गर्दन वाला व्यक्ति आकर्षक महसूस होता है। इस प्रकार स्वस्थ शरीर, आत्मविश्वास और लचीलापन प्रभावशाली अंदाज के आधार होते हैं। इन गुणों से भाषण में विविधता आती है और विविधता के बिना भाषण को प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता। अब्राहम लिंकन जैसा बड़ा और भद्दा शरीर होने के बावजूद भाषण की कला के शिखर पर पहुंचने वाला वक्ता मामूली इंसान नहीं हो सकता। केवल शुद्ध आत्मा और साफ विचारों वाला व्यक्ति ही इस मकाम पर पहुंच सकता है। ऐसे कई अपवाद हर क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं। व्यक्तित्व के तेज, गंभीरता, ईमानदारी और विचारों की शुद्धता से दर्शक प्रभावित होते हैं। भद्दे डील डॉल के बावजूद महान वक्ता बनने के लिए अब्राहम लिंकन जैसे गुणों को विकसित करना पड़ता है। दर्शकों के समक्ष प्रभावशाली तरीके से पेश आने का अंदाज सीखने के लिए शीशे के सामने खड़े होकर अभ्यास करें, लेकिन इस अभ्यास को एक सीमा तक ही करना चाहिए। चाल में भद्देपन को दूर करने के लिए शीशे के सामने चलकर देखें और कमी को दूर करने की कोशिश करें। मंच पर उसी सामान्य अंदाज से पेश आए जैसे घर आए मेहमानों के साथ आया जाता है। यदि आपकी शारीरिक रचना प्रभावशाली नहीं है तो नृत्य का अभ्यास कीजिए, व्यायाम कीजिए और बेहतर अंदाज की कल्पना कीजिए। एक ही मुद्रा में ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए। महान विचार के साथ शरीर की मुद्रा में भी बदलाव करना चाहिए। भाषण देते वक्त तनाव मुक्त रहना चाहिए। अंदाज विकसित करने का कोई नियम नहीं है। इसे निजी पसंद और स्वाद के मुताबिक विकसित करना चाहिए। मंच पर भूल जाएं कि आपके हाथ भी हैं। इनका इस्तेमाल केवल जरूरत के वक्त करें, लेकिन प्रभावशाली ढंग से। निसंदेह भाषण देते वक्त कुछ समय के लिए हाथों को पीछे की ओर मोड़कर जोड़ लेने या सीने पर रखकर जोड़ लेने से खास फर्क नहीं पड़ता। भाषण में सबसे ज्यादा महत्व विचारों का होता है। हाथ और पैरों की स्थिति से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। पिछले अभ्यास को एक बार फिर दोहराते हैं। अभ्यास के महत्व को नजरअंदाज न करें। आपका अंदाज और भाव स्वाभाविक होना चाहिए, चाहे अंदाज खुद को गलत ही क्यों न लगे। अंदाज कितना भी अप्राकृतिक क्यों न हो, अभ्यास के जरिए सुधारा जा सकता है। अंदाज विकसित किए बिना आकलन नहीं किया जा सकता। झिझक दूर कीजिए, अंदाज विकसित कीजिए और अभ्यास के जरिए कमियों को सुधारिए। महान कलाकारों और वक्ताओं के अंदाज का अध्ययन कीजिए। प्रकृति के व्यवहार और प्राकृतिक घटनाओं पर ध्यान दीजिए। पेड़ की पत्तियां हवा के हल्के झोंके से भी हिलने लगती हैं। इसी प्रकार चेहरे की मांसपेशियां और आंखों की चमक में भाव के साथ बदलाव लाने का अभ्यास कीजिए। एमरसन ने कहा है कि मैं जिस व्यक्ति से मिलता हूं वो मुझे खुद से ज्यादा महान नजर आता है, इसलिए मैं उनसे कुछ सीख पाता हूं। अतः अपनी आंखें सदा खुली रखनी चाहिए। एमरसन के अनुसार हमारी आंखें सौंदर्य में डूबी रहती हैं, लेकिन इनमें दूरदर्शिता की कमी होती है। इस पुस्तक को एक तरफ रख दीजिए, बाहर निकलिए और किसी बच्चे को मां से खाना मांगते हुए देखिए। लोगों को सड़क पर झगड़ते हुए देखिए। गतिमान जीवन को करीब से समझिए। क्या आप जानते हैं कि जीत का भाव कैसा होता है? चुनाव में जीत के बाद हाथ उठाते नेताओं की विजयी मुद्रा को गौर से देखिए। क्या आपने लोगों को भीख मांगते देखा है? भीख मांगते लोगों का संयुक्त चित्र लीजिए और उसका गौर से अध्ययन कीजिए। लोग भीख मांगते, उधार लेते और झूठ बोलते वक्त कैसे भाव प्रस्तुत करते हैं, इन भावों का ध्यान से अध्ययन कीजिए और अभ्यास के द्वारा स्वभाव में शामिल करने की कोशिश कीजिए।